कुछ दिन पहले की बात है। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें दिखाई देता है कि एक महिला के हाथ में पिस्टल है और उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड हैं। वो लोग एक बड़े से खेत में खड़े हैं और कुछ लोगों को धमकी दे रहे हैं। महिला लोगों को कहती है कि ये ज़मीन हमारी है, इसको छोड़ दो। ये वीडियो तकरीबन 1 साल पुराना है, लेकिन वायरल ये पिछले कुछ ही दिनों से हो रहा था। ये वीडियो वायरल होते होते पूरे हिंदुस्तान में घूमता है। वीडियो पुलिस वालों तक भी पहुंचता है। पुलिस के आला अफसरों तक जब ये वीडियो पहुंचता है तो वो लोग हैरान रह जाते हैं। वीडियो में किसान को धमकी देने वाली महिला का नाम मनोरमा होता है। उनकी बेटी का नाम पूजा खेड़कर और पति का नाम दिलीप खेड़कर होता है। महिला की बेटी एक ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर है और उसका पति एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। यानी कि महिला का पति पहले आईएएस ऑफिसर था जो कि अब रिटायर हो चुका है, और उसकी बेटी पूजा आईएएस ऑफिसर है जिसकी कि अभी ट्रेनिंग हो रही है और कुछ ही दिनों के बाद उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यूपीएससी में सिलेक्ट होने वाली मनोरमा की बेटी पूजा भी विवादों में घिर जाती है। उन पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने विकलांगता कोटे और ओबीसी आरक्षण कोटे का गलत इस्तेमाल किया है। दरअसल पूजा की सिलेक्शन विकलांगता कोटे और ओबीसी कोटे के तहत की गई होती है, लेकिन कुछ लोग दबी जुबान में कहते हैं कि पूजा ना तो विकलांग थी और ना ही वो ओबीसी कोटे से आती है। अब मामला उलझता जा रहा था। इतना बड़ा झूठ बोलकर कोई यूपीएससी कैसे क्लियर कर सकता है? इसकी तहकीकात होने लगती है तो मामले में कई ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो कि सभी को हैरान कर देते हैं। परिवार के बारे में जो जानकारियां निकल कर सामने आती हैं वो भी बड़ी हैरानीजनक होती हैं। दिलीप मनोरमा के पति जो कि आईएएस की पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने पुणे के मुल्शी के एक गांव में अपनी बेटी पूजा के नाम पर 25 एकड़ ज़मीन ली थी, जिसकी पावर ऑफ अटर्नी मनोरमा के पास होती है। लेकिन गांव के ही कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये ज़मीन वास्तव में कुलदीप की है। मनोरमा ने उसकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है और ये मामला तकरीबन 2008 से कोर्ट में चल रहा है। खेड़कर परिवार पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने किसान की ज़मीन ज़बरदस्ती हड़पने की कोशिश की है। वो जिसकी ज़मीन पर ये कब्जा करने की कोशिश करते हैं वो कुलदीप कहता है कि ये सारी ज़मीन उसके नाम पर है। खेड़कर परिवार ज़बरदस्ती इस ज़मीन को हथियाना चाहता है और इसके लिए उन्होंने कई बार उसको जान से मारने की धमकी भी दी है, उनके साथ मारपीट भी की। कई बार वो लोग पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती। वो कहते हैं कि खेड़कर परिवार वाले बड़े लोग हैं, इसलिए पुलिस वाले उनके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं करते। लेकिन जब हाल ही के दिनों में वीडियो वायरल होता है तो मनोरमा का वकील सामने आता है और वो कहता है कि मनोरमा ने तो पिस्टल अपनी सुरक्षा के लिए निकाली थी। जब वह अपने खेतों में जाती है तो वहाँ पर किसान उसको घेर लेते हैं और उसको जान से मारने की कोशिश करते हैं, इसलिए मनोरमा ने अपने बचाव के लिए पिस्तौल निकाली थी। पुलिस वाले एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और जब पूछताछ के लिए पुलिस मनोरमा के घर जाती है तो मनोरमा पुलिस टीम को भी धमकी देती है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इस केस में कुछ लोग मनोरमा और उसके परिवार को गलत कहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उनको सही कहते हैं। और वो लोग ये कहते हैं कि खेड़कर परिवार को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। दरअसल ये सारी जगह उनकी ही है और किसान उनकी जगह पर ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग खेड़कर परिवार को ही गलत बोलते हैं और कहते हैं कि ये लोग दबंग लोग हैं और ज़बरदस्ती किसान की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। खेड़कर परिवार के विवादों में आने का कारण उनका एक बंगला भी है जो कि फ़िलहाल अभी तैयार हो रहा है। और दोस्तों, तकरीबन 4 साल से उस बंगले का काम लगा हुआ है। बंगला इतना बड़ा और इतना आलीशान बनाया जा रहा है कि उसको तैयार होने में अभी कम से कम 5 साल और लगेंगे। और बंगले के अंदर एक प्राइवेट स्विमिंग पूल, एक प्राइवेट थिएटर और जिम बनाया जा रहा है।
परिवार के बाकी मेंबर जो हैं उनकी भी पिछले कुछ ही दिनों में जो प्रॉपर्टी है वो अचानक से बढ़ जाती है। उन पूजा का एक चाचा है जो कि छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अभी फ़िलहाल के दिनों में उन्होंने एक ट्रैक्टर की बड़ी सी एजेंसी ली है। पूजा खाड़ेकर की जब आईएएस की तैयारी चल रही थी, आईएएस की इंटरव्यू हो रही थी, तब उनसे उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है। तो पूजा उसमें जिक्र करती है कि उसके पास किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इंटरव्यू लेने वाला एक शख्स पूजा से पूछता है कि आपके पिता तो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और आप कह रही हैं कि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो पूजा कहती है कि उनका और उनकी माँ का तलाक हो चुका है, इसलिए उनके पास कुछ भी नहीं है। ये बात तकरीबन 2 साल पहले की है। ये इंटरव्यू 2 साल पुराना है, लेकिन बड़ी अजीब बात है, इस इंटरव्यू के 2 साल के बाद भी यानी आज तक भी पूजा के माता पिता को कई बार इकट्ठे देखा गया है। बल्कि दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि दिलीप खेड़कर जो कि इस पोस्ट से, जो कि आईएएस की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, वो सारे कानूनी दाव पे जानते हैं। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले तो अपनी पत्नी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी और उसके बाद वो ऑफिशियली अपनी पत्नी से तलाक ले लेते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि तलाक लेने के बाद भी दोनों पति पत्नी इकट्ठे ही रहते हैं। गांव वाले तो कहते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि इन दोनों का तलाक हो चुका है, क्योंकि ये लोग तो इकट्ठे ही रहते हैं। कुछ लोग दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि दिलीप ने सारी प्रॉपर्टी पहले तो अपनी पत्नी के नाम पर की, फिर उसको तलाक दे दिया, ताकि कल को अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ़ कोई भी सबूत ना मिले कि किस तरह से उसने इतनी जो है वो प्रॉपर्टी इकट्ठी की थी। प्रॉपर्टी तो पत्नी के नाम पर है और पत्नी को तो वो तलाक दे चुका है। उधर दूसरी तरफ ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर पूजा, जो कि मनोरमा की बेटी है, उस पर भी कई गंभीर आरोप लगते हैं। यूपीएससी उनके खिलाफ़ एक एफआईआर दर्ज करवाती है और उसमें पूजा पर ये आरोप लगाती है कि पूजा ने बार बार अपना नाम बदलकर और अपनी पहचान बदलकर एक निश्चित सीमा से ज़्यादा बार यूपीएससी का पेपर दिया था। पुलिस वाले पूजा के खिलाफ़ जालसाजी, धोखाधड़ी और डिसेबिलिटी एक्ट के दुरुपयोग का केस दर्ज करवाती है। यूपीएससी कहते हैं कि जब पूजा के खिलाफ़ इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आते हैं, जैसे कि पूजा ने अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने सिग्नेचर, अपनी फ़ोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना घर का एड्रेस तक बदलकर यूपीएससी का एग्ज़ाम बार बार दिया था। दरअसल ये सारा मामला इस तरह से शुरू होता है कि पूजा ट्रेनिंग के दौरान ही अपने पद का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। उसका आचरण भी गलत होता है। सबसे पहले पूजा के खिलाफ़ कलेक्टर सुहास दिवस ने शिकायत दर्ज करवाई थी और शिकायत दर्ज होने के बाद पूजा का ट्रांसफ़र वाशिम कर दिया जाता है। उसके बाद पूजा पर धड़ाधड़ कई और केस जो हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं, कई आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। अपनी पहचान बदलकर बार बार एग्ज़ाम देना, ओबीसी और विकलांगता कोटे का दुरुपयोग करना, क्योंकि वो ना तो ओबीसी वर्ग से थी और ना ही उसके शरीर में कोई विकलांगता थी, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन ओबीसी और विकलांगता कोटे के तहत किया जाता है। पूजा की ट्रेनिंग रोक दी जाती है। पूजा 2020 और 2023 के बीच कैट में आवेदन लगाती है और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि 2020 में और 2023 में इसने जो आवेदन लगाए थे उन दोनों में पूजा के नाम में फ़र्क था, उम्र में भी फ़र्क था। 2020 के आवेदन में पूजा ने अपना नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 साल बताई होती है। वहीं जब दूसरी तरफ 2023 में वो कैट के लिए आवेदन देती है तो उसमें उसने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र 31 साल बताई होती है। अब ये बड़ी अजीब बात थी कि पूजा की उम्र 2020 में 30 साल तो 23 में 31 साल कैसे हो सकती है। मतलब साफ था 2023 में पूजा ने अपनी उम्र कम बताई थी। दरअसल इसका कारण ये था कि जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट होता है वो 32 साल की उम्र तक 6 बार ही यूपीएससी की परीक्षा दे सकता है और जो ओबीसी का कैंडिडेट होता है वो 35 साल की उम्र तक
9 बार यूपीएससी की परीक्षा दे सकता है। लेकिन पूजा जो है उसका केस कुछ अलग ही था। जबकि पूजा ने उम्र कम बताकर और ओबीसी कैटेगरी के तहत अपना नाम बदलकर 11 बार सिविल सर्विस की परीक्षा दी थी। इसके अलावा पूजा ने जो विकलांगता सर्टिफिकेट आवेदन के साथ दिया था उसमें पूजा को मानसिक बीमारी और आँखों में मायोपिक डीजनरेशन की बीमारी का जिक्र किया होता है। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर यूपीएससी वो क्लियर करती है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा जोल था, क्योंकि इस रिपोर्ट में पूजा को 7% विकलांग बताया गया था। लेकिन यूपीएससी का एक नियम है, इसमें विकलांगता कोटे से सिलेक्शन तभी हो सकती है जब कैंडिडेट 40% डिसेबल हो। यानी कि अगर किसी की बॉडी में 40% तक डिसेबिलिटी है यानी विकलांगता है, तभी उसको यूपीएससी के कोटे के तहत सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। पूजा तो सिर्फ 7% विकलांग बताई जाती है। तो फिर ये सवाल उठता है कि 7% विकलांग होने वाली पूजा को विकलांग कोटे से कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। ये मामला खुलने के बाद सेंट्रल मिनिस्ट्री पूजा के खिलाफ एक्शन लेना शुरू करती है और पूजा से उसके विकलांगता के सर्टिफिकेट दोबारा मंगवाए जाते हैं। कुछ ही दिनों में उसको विकलांगता सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए कहा जाता है। पूजा के आचरण को लेकर सवाल उठाने वाले और शिकायत दर्ज कराने वाले कलेक्टर सुहास दिवस ऐसे पहले आदमी होते हैं जिन्होंने कि पूजा के खिलाफ सबसे पहले शिकायत दर्ज करवाई थी। और उसके बाद पूजा का ट्रांसफ़र पुणे से लेकर वाशिम तक कर दिया जाता है। लेकिन पूजा इस कलेक्टर के खिलाफ ही उत्पीड़न का केस दर्ज करवा देती है। विवादों से पूजा का नाता यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता, बल्कि जब यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए हल्फनामा देना होता है उस समय पूजा ने अपने आप को मानसिक रूप से असक्षम बताया होता है। और उसमें वो जिक्र करती है कि उसको देखने में भी दिक्कत है। पूजा को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, लेकिन पूजा वहाँ पर नहीं पहुँचती। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 6 बार होता है। 6 बार पूजा को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, लेकिन पूजा आने से मना कर देती है। ये समय है 2022 का। 2022 की ये घटना है। उस समय पूजा बहाना लगाती है कि वो कोविड पॉजिटिव है, इसलिए वो टेस्ट में नहीं आ सकती। अब ये भी सवाल उठता है कि अगर पूजा ने मेडिकल टेस्ट पास ही नहीं किया था तो फिर पूजा को सिलेक्ट कैसे कर लिया गया। कुल मिलाकर पूरे परिवार पर अनगिनत आरोप हैं। पूजा के पिता दिलीप और उनकी पत्नी मनोरमा के ऊपर ज़मीन हथियाने का आरोप लगता है। उन पर केस दर्ज कर लिया जाता है। उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी करती है। पूजा के पिता दिलीप कोर्ट में अग्रिम ज़मानत के लिए अर्जी देते हैं। दूसरी तरफ पूजा की मां मनोरमा को रायगढ़ के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस से बचने के लिए पूजा की मां पिछले कुछ दिनों से वहां पर छुपी हुई थी, लेकिन पुलिस को एक दिन गुप्त सूचना मिलती है, जिसके आधार पर पुलिस वाले रेड मारकर मनोरमा को उस होटल से गिरफ्तार कर लेते हैं और पुलिस कस्टडी में उसको भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर परिवार पर एक नहीं बल्कि अनगिनत आरोप लगे हैं। मामला अभी विचाराधीन है और जैसे ही इस मामले में कोई बड़ा अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले आपको कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार।